स्पेसएक्स को शुरू करने के लिए प्रेरणा के कुछ स्रोत अभी आने बाकी थे। एलन के लिए मेरे अनुभव और रूसी एरोस्पेस उद्योग और मंगल लैंडर्स के ज्ञान के चलते मैं सबसे बेहतरीन आरंभ स्थल था। मैंने इस मिशन के विषय में अध्ययन करने के लिए अमेरिका में लोगों का एक समूह तैयार किया और हम अंततः मंगल ग्रह पर एक पौधे के विकास के चैम्बर को उतारने के विचार के साथ सामने आए, ताकि ये दिखाया जा सके कि मंगल ग्रह पर जीवन पनप सकता है। मैंने जॉन गॉर्वे, क्रिस थॉम्सन, बॉब जुबरिन, जिम फ्रेंच, माइक ग्रिफिन, थॉमस स्वितेक, टॉम मूलर, टेबर मैकुलम, जेन पोएंटर और डेव बेयरडेन द्वारा समर्थित अध्ययन का नेतृत्व किया। इसे मार्स ओएसिस कहा जाता था। अगर मुझे ठीक से याद है तो हमने 2006 में लॉन्च किए जाने वाले इस मिशन के लिए सबसे अच्छे विकल्प के रूप में ड्रेनेपर लॉन्च वाहन को चुना। हम 3 बार रूस गए, एक बार अपने लैंडर के निर्माण के विषय में बात करने, जो हमने सोचा कि ऐसा करना अमेरिका के करने के मुकाबले सस्ता होगा। अगली बार विभिन्न लॉन्च वाहन प्रदाताओं से बातचीत करने हेतु, और फिर आखिरी बार वास्तव में 2 ड्रेनेपर लॉन्च वाहन खरीदने। उनके द्वारा मोलभाव करने से मना कर देने के बाद एलन ने अपने खुद के रॉकेट आधुनिक फैल्कॉन 9 को निर्मित करने का फैसला किया। ये 25 नवंबर 2015 को जिम कैंट्रेल द्वारा क्वोरा पर दिया गया जवाब है। 2 यात्राओं के बाद ये दरवाजा अब बंद हो चुका है। रूसियों ने इस अवसर को लेकर उतना उत्साह नहीं दिखाया और उनके द्वारा मांगा गया $8 मिलियन का मूल्य मस्क की नजरों में काफी अधिक था। पहले सिद्धांतों के विचार के प्रारंभिक उपयोग में इस पुस्तक में आगे विचार से चर्चा की गई है। मस्क ने इस रॉकेट के कच्चे माल की लागत का हिसाब लगाया और इस नतीजे पर पहुंचे कि पुरानी और अप्रचलित रूसी यूनिटों को खरीदने के मुकाबले वे इससे कम लागत में तो नए ही तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा ग्रीन हाउस क्यों भेजा जाए। उन्होंने एक ऐसा व्यापार शुरू करने का फैसला किया जो देशों, विश्वविद्यालयों और उन व्यवसायों के लिए सस्ती दरों वाली अंतरिक्ष यात्रा की पेशकश कर सके जिन्हें अपने उपग्रहों को भेजने की आवश्यकता थी। मस्क अब कहते हैं, मैंने मूल रूप से स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों के सफल होने की 10% से भी कम उम्मीद पाली थी, और अगर आप विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद अवसरों में जोखिम समायोजित प्रतिफल दर का अनुमान लगाना चाहें, तो मैं रॉकेट और कारों के निर्माण के काम को सूची में बिल्कुल नीचे के स्थान के आसपास रखना पसंद करूंगा। ये किए जाने वाले सबसे बेवकूफाना काम होंगे। सीएनबीसी को दिए साक्षात्कार में एलन मस्क ने बात कही। वहीं दूसरी तरफ अगर स्पेसएक्स चीजों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने या फिर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या फिर अन्य ग्रहों तक भेजने की लागत को कम करने में सफल रहता है, तो ऐसे संभावित ग्राहकों की सूची बेहद लंबी है जो इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, विशेषकर वे जो 2001 की कीमतों में लाभकारी तरीके से इनका उपयोग नहीं कर पाए थे। ये उद्यम लगभग पूरी तरह से मस्क की नई संपत्ति से शुरू किया गया है और उन्होंने आखिरकार इस उद्यम में अपनी खुद की पूंजी के $100 मिलियन को डुबो दिया। दिसंबर 2018 तक स्पेसएक्स की कीमत $30.5 बिलियन आकी गई है और ये कंपनी प्रतिवर्ष इतने अधिक रॉकेट और टन भार लॉन्च कर रही है जितने अब तक किसी भी कंपनी या फिर संप्रभु देश द्वारा नहीं किए गए हैं। ऐसा कैसे संभव है? मस्क ने प्लेबुक को अस्वीकार कर दिया। उनके प्रयासों का समर्थन करने वाली एयर स्पेस कंपनियों और सरकारों के पास असीमित बजट और पाने के लिए बेहद विशिष्ट लक्ष्य थे। मस्क ने चीजों को दूसरी तरह से देखा। हम पेलोड की चिंता किए बिना उपग्रहों को अंतरिक्ष में सलामती के साथ कम से कम संभावित लागत में कैसे भेज सकते हैं। इसका मतलब था रॉकेट के निर्माण से जुड़े प्रत्येक पहलू पर पुनर्विचार करना। उन्हें कब, कहां और कैसे लॉन्च किया गया और क्या होगा अगर प्रत्येक उड़ान के बाद उनके हिस्सों को छोड़ देने के बजाय दोबारा उपयोग में ले लिया जाए। नतीजा होगा प्रत्येक उड़ान की लागत में कमी होना, जो नासा के लिए $1 बिलियन से भी अधिक है, जबकि स्पेसएक्स के लिए ये $65 मिलियन है। और इसके अलावा उम्मीद ये भी है कि अगर बाकी के सभी अंतरिक्ष प्रयासों द्वारा छोड़ दिए गए हिस्सों
और उपकरणों को दोबारा प्रयोग में लिया जाए तो ये लागत कम होकर $7 मिलियन तक हो जाएगी। ये तय है कि किसी भी क्षेत्र में जब प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है तो दूसरे कीमत, गुणवत्ता या फिर प्रदर्शन की बराबरी करने या फिर उसे पीछे छोड़ने के तरीके खोजने का प्रयास करते हैं। बोइंग, बिगेलो एयरस्पेस, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक वेक्टर लॉन्च, लॉकहीड मार्टिन, रॉकेट लैब, रूस और चीन भी अपनी लागत को कम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। मस्क अब भी इस बात पर जोर देते हैं कि स्पेसएक्स का सारा काम मंगल को आबाद करने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है। वे 2019 के प्रारंभ में स्टारशिप नामक एक डिजाइन का परीक्षण प्रारंभ करेंगे। इस रॉकेट के पुराने संस्करण को BFR कहा जाता था और ये पहले से ही मौजूदा दौर का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। उनका लक्ष्य 2022 तक मंगल पर पहले स्टारशिप को भेजने का है, जिसके जरिए उन आवश्यक चीजों को भेजा जाएगा जो 2024 में मानव के वहां जाने पर आवश्यक होंगी। स्टारलिंक केबल का दौर लगभग बीत चुका है। साथ ही हो सकता है कि हम मोबाइल टावरों के अंत के करीब भी हों। कई कंपनियां मौजूदा तरीकों का उपयोग करने के बजाय अंतरिक्ष से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपग्रह एरो का निर्माण कर रही हैं। मस्क को इस बात का पूरा विश्वास है कि उच्च गति वाली कनेक्टिविटी तैयार करने की दिशा में उनका विशाल परिनियोजन आखिरकार विजेता साबित होगा। मैं स्टारलिंक के बारे में अधिक बात नहीं करता, लेकिन इतना तो तय है कि इसका उद्देश्य पूरी दुनिया को कम देरी वाली उच्च बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना है। ये वास्तव में किसी भी तरह से स्काईनेट चीज होने के लिए उपग्रह प्रणाली पर पर्याप्त संज्ञानात्मक प्रसंस्करण शक्ति नहीं होगी। स्पेसशिप.com को दिए साक्षात्कार में एलन मस्क ने ये बात कही। परियोजना की मौजूदा स्थिति में मस्क का इरादा करीब 12,000 संचार उपग्रहों को एक कक्षा पैटर्न में भेजने का है, जिसे अमेरिकी नियामकों द्वारा अनुमोदित किया गया है। मस्क के अनुमान के मुताबिक स्टारलिंक को परिनियोजन करने में करीब $10 मिलियन की लागत आएगी। इसमें से कुछ रकम तो स्पेसएक्स के मुनाफे से आएगी, लेकिन दिसंबर 2028 तक स्पेसएक्स विशेष रूप से स्टारलिंक को चिन्हित करते हुए स्टॉक में $500 मिलियन की बिक्री कर चुके होंगे। इसके एक बार पूरा हो जाने के बाद उपग्रहों या नक्षत्र की पहुंच पृथ्वी के प्रत्येक दूरस्थ स्थान तक होगी और ये बेहद उच्च बैंडविड्थ प्रदान करेगा। वर्तमान में 2 क्रियाशील परीक्षण उपग्रह पहले से ही काम कर रहे हैं और स्पेसएक्स के मुताबिक आप बिना किसी विलंब के सबसे अधिक बैंडविड्थ वाले गेम भी खेलने में सक्षम होंगे। स्पेसएक्स का ये भी कहना है कि इस प्रणाली का मूल्य बाकी के स्पेसएक्स के मूल्य से अधिक होगा। टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स सच में एक रॉकेट कंपनी को स्थापित करने और उसे संचालित करने के लिए बहुत कम समय होता है और मस्क ने एक आदर्श दूरदर्शी उद्यमी की तरह अपने बचे हुए समय और ऊर्जा को एक स्टार्टअप में निवेशित किया। चेतावनी, ये सिर्फ जोखिम उठाने वालों और दूरदर्शी उद्यमियों के लिए है। घर पर ऐसा करने का प्रयत्न ना करें। मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग टेस्ला मोटर्स के संस्थापक थे। वे बिजली से चलने वाले रोडस्टर पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें जोखिम पूंजी की आवश्यकता थी। वर्ष 2001 में अंतरिक्ष को लेकर अध्ययन में लीन रहने वाले टारपेनिंग स्टैनफोर्ड में आयोजित एक मंगल सोसाइटी सम्मेलन में पेपाल के सह संस्थापक को बोलते हुए सुनने के लिए एबरहार्ड को जबरदस्ती घसीट कर ले गए थे। उनका नाम था एलन मस्क और अंतरिक्ष उद्योग में क्या किया जाना है इसे लेकर उनके विचार और उनकी सोच असाधारण तरीके से बिल्कुल स्पष्ट थी। टारपेनिंग और एबरहार्ड ने उस दिन खुद को पहचाना। सोर्स बिजनेस इनसाइडर। एबरहार्ड ने मास्क को एक ईमेल भेजा। उन्होंने लिखा, हम टेस्ला मोटर्स के बारे में आपसे बात करना पसंद करेंगे, विशेषकर अगर आप इस कंपनी में निवेश करने में रुचि रखते हो। मुझे उम्मीद है कि आपने एसी प्रपोल्शन की टेजरो कार को जरूर चलाया होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो आप निश्चित रूप से इस तथ्य से अनजान नहीं होंगे कि उच्च प्रदर्शन करने वाली एक इलेक्ट्रिक कार का निर्माण किया जा सकता है। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम एक ऐसी कंपनी का निर्माण करके
जिसके विकास की संभावनाएं बेहद अधिक हो और साथ साथ जो ड्राइविंग प्रदर्शन और दक्षता के बीच के समझौते को तोड़ दे, के जरिए सफलता के साथ ऐसा कर सकते हैं। मस्क ने उसी शाम जवाब दिया। उन्होंने कहा, निश्चित इस सप्ताह शुक्रवार को या फिर अगले सप्ताह शुक्रवार को ठीक रहेगा। सोर्स बिजनेस इनसाइडर। मस्क कॉलेज के समय से ही संधारणीय ऊर्जा को अपनाने के जरिए धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में रुचि रखते थे और इसलिए उन्होंने इस छोटी सी कंपनी में $10 मिलियन का निवेश करने के साथ इंजीनियरिंग और डिजाइन में मदद की। इसके अलावा वे बोर्ड के अध्यक्ष भी बन गए। 2007 तक टेस्ला के पास एक क्रियाशील उत्पाद था। वो बाजार में हलचल मचा चुका था और उसके पास अन्य उत्पाद निर्मित करने के ऑर्डर थे। दुर्भाग्य से उसके सह संस्थापक और सीईओ ऐसी परिस्थितियों में फंस गए जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल था। उस दौरान अर्थव्यवस्था के गर्त में जाने के साथ आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप तमाम प्रमुख ऑटो कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर थीं। तब मस्क ने नेतृत्व अपने हाथ में लिया, लेकिन मस्क एक बिल्कुल विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक इलेक्ट्रिक कार बनाने को लेकर दृढ़ थे, जिसका फायदे से कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि वे कंपनी में पहले ही $55 मिलियन का निवेश कर चुके हैं, वे इसका संचालन अपने हाथों में ले सकते हैं। वे सीईओ बन गए। लेस्ली स्थाल द्वारा 60 मिनट में जीएम और अन्यों से प्रतिस्पर्धा के विषय में पूछे जाने पर मस्क बिल्कुल बेपरवाह दिखाई दिए। अगर कोई सामने आता है और टेस्ला से बेहतर एक इलेक्ट्रिक कार का निर्माण करता है और वो हमारी कार से इतनी बेहतर हो कि हम अपनी कार बेच ना पाएं और दिवालिया हो जाएं, तब भी मेरा मानना है कि ये दुनिया के लिए एक अच्छी बात होगी। अंतरिक्ष? वे बोले, टेस्ला का असल इरादा इलेक्ट्रिक वाहनों और सस्टेनेबल परिवहन के आगमन को गति देने का है। हम पर्यावरण की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये मानवता के सामने आने वाली सबसे गंभीर समस्या है। 28 सितंबर 2008 को मस्क का भाग्य जोखिम में था। स्पेसएक्स को एक के बाद एक निरंतर 3 असफलताओं का सामना करना पड़ा और उनके पास सिर्फ एक अंतिम बार प्रयास करने लायक पूंजी बची थी। यही वो दिन था। इस बीच मस्क पेपाल से मिले $160 मिलियन से बचे बाकी के पैसे करीब $70 मिलियन को टेस्ला में झोंक चुके थे और उस दिन जब स्पेसएक्स का भाग्य दांव पर लगा था, टेस्ला भी असफलता के कगार पर थी। अगर 2008 के अंत तक कंपनी में पूंजी नहीं जोड़ी जाती तो कंपनी का बंद होना लगभग तय था। 2008 में हम दोनों कंपनियों के बंद होने के काफी करीब पहुंच गए थे। हमारे खाते में स्पेसएक्स रॉकेट की 3 विफलताएं थीं, इसलिए ऐसे में हम 3 के मुकाबले 0 पर थे। हमारे सामने आर्थिक मंदी, द ग्रेट रिसेशन था। टेस्ला के वित्त पोषण का दौर खत्म होता जा रहा था, क्योंकि एक ऐसी स्टार्टअप कार कंपनी के लिए निवेश जुटाना काफी कठिन काम था जिसके जीएम और क्रिसलर दिवालिया होने के कगार पर हों। सौभाग्य से 2008 के अंत में स्पेसएक्स का चौथा लॉन्च, जो कि अंतिम लॉन्च था जिसके लिए हमारे पास पूंजी बची थी, सफल रहा और हमने 2008 की क्रिसमस ईव को, जो कि संभव रूप से अंतिम दिन का अंतिम घंटा था, में टेस्ला के लिए वित्त पोषण का दौर भी पार कर लिया। ये बात खुद एलन मस्क ने कही। 2008 के बाद से टेस्ला 5 लाख कार बेच चुकी है और उसका लक्ष्य प्रति वर्ष 10 लाख कार बेचने का है। अब तक कंपनी के पास 3X मॉडल हैं, जिनमें Y के बेहद जल्द सामने आने की संभावना है। उन्होंने सेमी ट्रक के भी ऑर्डर प्राप्त किए हैं और पिकअप प्रगति में है। वास्तविक लक्ष्य वही है जो निवेश करते समय था। वे चाहते हैं कि प्रमुख कार कंपनियां अपना ध्यान इलेक्ट्रिक पर केंद्रित करने को लेकर गंभीर होने पर मजबूर हों और ऐसा लगता है कि वे अपने प्रयासों में सफल भी हो रही हैं। मर्सिडीज, जीएम, फोर्ड, फॉक्सवैगन, पोर्श, जैगुआर, वॉल्वो, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, निसान और हुंडई सभी इलेक्ट्रिक में कई बिलियन का निवेश कर रहे हैं। इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगले 10 सालों में अमेरिका का आधे से अधिक नए वाहनों का उत्पादन इलेक्ट्रिक होगा। सभी उत्पादनों का आधा ईवी होगा
और मुझे लगता है कि उत्पादित होने वाली तमाम कारें स्वसंचालित होंगी।